दिल्ली से बड़ी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो लश्कर के आतंकी लाल किले के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर खासकर चांदनी चौक का प्रमुख मंदिर है। इस बात की जानकारी खुफिया सूत्रों की तरफ से मिली है। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईईडी हमले की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए विस्फोट के बाद ये संगठन भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो दिल्ली पे आतंकी हमला कर सकते हैं लश्कर-ए-तैयबा के लोग। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है लश्कर, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टारगेट पर चांदनी चौक का मंदिर है। खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस जो है नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। तो अलर्ट पर कर दिया गया है दिल्ली का चांदनी चौक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर दिल्ली को आतंकी निशाना बना सकते हैं, क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस को जो जानकारी मिली है और जो बातें सामने आ रही है उस मुताबिक एक बार फिर जो है आतंकी गतिविधियां तेज होने की बात सामने आ रही है। और चांदनी चौक की बात की जाए, राजीव चौक की बात की जाए, जो तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कोई भी जो अराजक तत्व है या कोई इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं अपने मंसूबों को अंजाम न दे सके। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यहाँ तक कि जो लोग आ जा रहे हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको रोक करके पूछताछ भी कर रही है और जगह जगह पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी कई जगहों पे अलर्ट किया जा रहा है आम पब्लिक को, भीड़ भाड़ वाले इलाके को। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने जगह जगह कुछ पॉइंट को चिन्हित किया है और वहाँ पे हाई अलर्ट रखा गया है। स्थिति पैनिक न हो इसका भी दिल्ली पुलिस ध्यान रख रही है और आम लोगों को अवेयर कर रही है कि जो भी घर से निकलते हैं सुरक्षित निकले, तो खुद चौकन्ना भी रहने की जरूरत है। इस तरह का अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि लोग जागरूक भी रहे और पुलिस अपना काम भी कर रही है पूरी तरह से हाई अलर्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नंबर 523 इस रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 59 से 63 में राजस्व विभाग के विनियोग लेखे 2024-25 की समीक्षा की गई है। और बड़ी हास्यास्पद उस रिपोर्ट को आप पढ़ो तो हंसी आती है कि राजस्व मद में आवंटित कुल राशि का 12% हिस्सा खर्च नहीं किया गया है और पूंजीगत मद में आवंटित कुल राशि का 46% पैसा खर्च नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, और सबसे बड़ी बात और जो हास्यास्पद स्थिति तब बनती है जब पैसा खर्च न करने के कारण सरकार ने जो कैग को लिखित में दिए और बताए गए वो कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा। इनकी वित्तीय कुप्रबंधता और विफलता को इंगित करता है। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश बजट हेड में पैसा बचने का प्रमुख कारण जो सरकार ने दिया उसमें सबसे बड़ा कारण है कि पदों का रिक्त रहना और नई भर्ती न होना। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारा प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, पैसा होते हुए भी हमने राजस्व विभाग के अंदर कोई नई भर्ती नहीं करी और भर्तियों की वहां पर जब उसके अंदर लिखा गया था, प्रावधान किया गया था, उसके बावजूद भर्तियां नहीं की गई। और दूसरा कारण जो सरकार ने कहा कि 11,658.88 लाख रुपए नव सृजित 9 जिलों को समाप्त करने से बच गए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ इनकी सरकार और मुख्यमंत्री हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि आनन फानन के अंदर पिछली सरकार के अंदर आखिरी वर्ष के अंदर जिलों की घोषणा करी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इसी सरकार ने जवाब दिया है कैग के अंदर कि 9 जिले जो समाप्त हुए हैं
जिनका प्रावधान किया गया था, बजट का प्रावधान किया गया था, वो पैसे इसलिए बच गए क्योंकि वो 9 जिले इन्होंने निरस्त कर दिए। ये सोचने वाली बात है। हमारी सरकार ने नए जिले इसलिए बनाए क्योंकि राजस्व के अंदर बहुत सारे न्यायालय के अंदर मामले पेंडिंग पड़े थे, बरसों से पेंडिंग पड़े थे, आम जन को और किसान को राहत नहीं मिल रही थी। हमारी सरकार ने सोचा अगर छोटे छोटे जिले बनाए जाएंगे तो ये जो मुकदमे अजमेर तक जाते हैं और बहुत लंबित रहते हैं, उन प्रकरणों के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश रहेगी। तीसरा जो सरकार ने कारण गिनाया कि ये पैसे क्यों लैप्स हुए, पैसे क्यों बचे हैं, उसके अंदर इन्होंने 227.47 लाख रुपए का बजट राजस्व अपील अधिकारियों के पद खाली रहने और कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बचे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये समझती हूँ कि राजस्व मंडल जो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम करता है, उसके अंदर अधिकारियों की कमी और उनकी मूलभूत सुविधाओं की कमी ये दर्शाती है कि हम लोग कितने चिंतित हैं अपने किसान के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति और आम जनता के प्रति। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कुछ बजट हेड्स तो इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्यों बच गए हैं, उनका कारण आज तक नहीं बताया, जिसकी वजह से कैग में बची हुई राशि भी इन्होंने सरेंडर नहीं करी है, जिस पे अपनी आपत्ति दर्ज करी है। अध्यक्ष महोदय, कैग की जो रिपोर्ट का सार है वो ये है कि व्यय की विसंगतियां और अपने वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। पदों का रिक्त रहना, राजस्व विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन में कमी आना और बची हुई राशि को सरेंडर न करना वित्तीय अनुशासनहीनता दर्शाता है। इस पे तो एक ही बात कहना चाहूंगी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार का आधा कार्यकाल गुजर गया और ये आधा कार्यकाल इन्होंने पिछली सरकार को कोसने में निकाल दिया। बाकी के बचे आधे कार्यकाल में आप क्या करेंगे वो तो आप बताएंगे, क्योंकि ये भी आज का विषय है दोपहर बाद में। लेकिन आपने जितनी ऊर्जा पिछली सरकार को कोसने में लगाई, अगर वो ऊर्जा आप आने वाले टाइम में क्या करेंगे, कुछ अच्छा होता, किसान हित में फैसले होते, आम लोगों के लिए, गरीब के लिए कुछ फैसले होते। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। ये किसानों को दोहरे रूप में मदद करता है। एक तो उसकी भूमि के रिकॉर्ड को संधारित करता है और दूसरा किसान की भूमि जिस पर वो फसल उगाता है उसकी गिरदावरी का काम भी करता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शहर के अंदर तो आबादी विस्तार आवश्यकता के अनुसार करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते आबादी विस्तार के ऊपर। हमारा जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर राजस्व लगाए गए थे, राजस्व के अंदर जो काम है उनको निपटाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया गया था और उस दौरान मैंने अपने मंडावा के अंदर, मलसीसर के अंदर, टमकोर के अंदर, झटावा और बहुत अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर आबादी विस्तार के लिए काम करवाया था। लेकिन आज दिनांक तक आबादी विस्तार में भूमि तो चिन्हित हो गई, लेकिन हमारे लोगों को, किसानों को, आम जन को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी विस्तार का हम लोग काम करें, क्योंकि आबादी विस्तार नहीं होगी तो हमारे लोगों को, किसानों को, गरीब को पट्टे नहीं मिलेंगे और पट्टे नहीं मिलेंगे तो जैसे आवश्यकता होती है, बच्चों की शादी करनी पड़ती है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, मकान की व्यवस्था करनी पड़ती है, शादी ब्याह की व्यवस्था करना पड़ती है, तो उनको लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं होते हैं। और बहुत सारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। इस और भी मेरा माननीय सरकार से और हमारे राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर आबादी विस्तार भी गाँवों के अंदर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आबादी विस्तार के अंदर बहुत से कारण होते, हम नहीं कर पाते हैं।
उसका जो मुख्य कारण मेरे समझ में आया है, क्योंकि गांवों के अंदर आबादी विस्तार का काम राजस्व विभाग करता है और पट्टे देने का काम है वो पंचायतों के अधीन होता है। तो मेरा इस सरकार से निवेदन है कि पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की कमेटी बनाई जाए। इन दोनों के अंदर सामंजस्य होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर 70 साल पुराने गांव बसे हुए हैं। उस समय लोगों को पता नहीं था, जौहड़ के अंदर पूरे के पूरे गांव और पंचायतें बसी हुई हैं, चारागाह भूमि पर बसी हुई है, एग्रीकल्चर लैंड पे बसे हुए हैं। उन लोगों के लिए आबादी विस्तार के अंदर सरकार को भी दिक्कत आती है। तो मेरा, क्योंकि हमारी पिछली सरकार थी, उस समय भी मैंने मुद्दा उठाया था कि जौहड़ के अंदर वहाँ कोई जल पायतन नहीं है, वहाँ पे जल भराव नहीं होता है, लेकिन क्योंकि पुराने टाइम पे रिकॉर्ड का संधारण हो गया था, बाहर से, बिहार से और यूपी से लोग आए थे, और अमूमन भाषा के अंदर गांव के अंदर बोला जाता है कि वो जो खाली भूमि होती है उसको जौहड़ का नाम दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे न तो कोई जल भराव होता है, न वहाँ पे कोई तालाब होती है, न वहाँ कोई डिग्गी होता है, न वहाँ से कोई नदी या नाला निकला हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसको आम भाषा के अंदर जौहड़ शब्द दे दिया जाता है। मेरा इस सरकार से निवेदन है, मैंने पिछली बार, हमारी सरकार थी, राजस्व मंत्री थे रामलाल जी, उनको भी निवेदन किया था और मैंने ध्यान आकर्षक भी लगाया था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बार बार आप लोग बात करते हैं, तो आप लोग मंत्रिमंडल के अंदर और एक कमेटी का भी आप गठन करें। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक आदेश दिया था कि जहाँ जौहड़ है वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में, और चारागाह भूमि को सरकारी भूमि में रूपांतरित करने के लिए, इन दोनों विषय पर आप लोग सोचें, क्योंकि बहुत सारी आबादी चारागाह भूमि में भी है और जौहड़ के अंदर है। और आप देखते हैं गाँवों के अंदर, चाहे वोटों की राजनीति हो, चाहे परिवार का आपस के अंदर लड़ाई झगड़े का मामला हो, शिकायत कर देते हैं और राजस्व अधिनियम की धारा 90(1) के तहत एक दूसरे की शिकायतों से राजस्व न्यायालय भरे पड़े हैं। तो क्योंकि आदमी, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है, उसकी खून पसीने की कमाई उसके अंदर लगती है, और जब ऐसे न्यायालय के अंदर लोग चले जाते हैं तो एक आदेश निकलता है कि उस मकान को तोड़ दें। इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों को जनहित याचिका लगानी चाहिए कि जो भूमि जल भराव में नहीं आती है, जल पायतन नहीं है, उसका जो शब्द जौहड़ है उसको हटाया जाए, और चारागाह भूमि जो है जिसके अंदर आबादी बसी हुई है उसको सरकारी भूमि में तब्दील करे जाए। ये एक ऐतिहासिक फैसला आप करवा देंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेगी, और हम समझते हैं कि तब तो आपका डबल इंजन काम आएगा, वरना डबल इंजन किसी काम का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है ये, मजाक में मत लो, क्योंकि हम तो नहीं करवा पाए। मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने बहुत सारे वकीलों से भी बात करी थी, क्योंकि आए दिन शिकायत होते थे, लोग डरे हुए थे कि कब हमारा मकान टूट जाएगा, कब गांव उजड़ जाएगा। मैं अपने विधायक कोटे का पैसा उस गांव के अंदर नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसे नियम बना दिए विधायक विकास कोष के कि जब तक आपके पास टाइटल नहीं है वहाँ पे पैसा नहीं दे सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सीईओ आए थे, उन्होंने तो, अब तक तो काम होता रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जौहड़ में से हम सड़क नहीं बनाएंगे। आप मुझे बताएं, आबादी क्षेत्र जौहड़ के इस तरफ और आबादी क्षेत्र जौहड़ के उस तरफ है, बीच में से लोगों का आवागमन है, लेकिन हम सड़क नहीं बना सकते। आपके अभी पता नहीं क्या है, झुंझुनू जिले में ही नया नियम वो सीईओ बना के चला गया, अब तो आपने हटा दिया, शिकायतें उनकी हुई, लेकिन वो नियम आज तक उन लागू है। हम लोग नहीं दे सकते। आप बताओ, जौहड़ में से जाना कोई प्रावधान है क्या? नहीं जा सकता है, आप वहाँ सड़क नहीं बना सकते। उस प्रावधान को भी देखें मंत्री महोदय, इस पे कुछ विचार करें आप लोग, क्योंकि आम जन को छोटी छोटी बातों से। चलिए खबरों को रुख करते हैं। जोधपुर से खबर है, राज्यपाल हरिभाऊ बागरे जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिया चाय पर आमंत्रण। घर पहुंचने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया आत्मीय स्वागत। दोनों के बीच राज्य के विकास को लेकर हुई चर्चा। पूर्व कुलपति डॉक्टर गुलाब सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पहुंचे राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिया इस दौरान चाय पर निमंत्रण। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे जोधपुर में पहुंचे।
जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर उनका स्वागत किया गया। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है, आपको बता दें कि विधानसभा में आज 2:30 बजे से 2 साल बनाम 5 साल पर होगी बहस। भाजपा सरकार के 2 साल बनाम पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामों पर होगी बहस। पक्ष विपक्ष के विधायक करेंगे कामकाज को लेकर बहस। शाम 6 बजे बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। वहीं शाम 7 बजे सीएम भजनलाल शर्मा देंगे जवाब। तो पक्ष विपक्ष के विधायक करेंगे कामकाज को लेकर बहस। वहीं शाम 7 बजे सीएम भजनलाल शर्मा देंगे जवाब। शाम 6 बजे बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। वहीं शाम 7 बजे सीएम भजनलाल शर्मा देंगे जवाब। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में आज 2:30 बजे से 2 साल बनाम 5 साल पर होगी बहस। भाजपा सरकार के 2 साल बनाम पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामों पर होगी बहस। पक्ष विपक्ष के विधायक करेंगे कामकाज को लेकर बहस। शाम 6 बजे बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। वहीं शाम 7 बजे सीएम भजनलाल शर्मा देंगे जवाब। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना बस्सी क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वाला अनिल व लोकेश को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध हथियार, 2 देशी कट्टे, 10 कारतूस व 2 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस थाना बस्सी पर प्रकरण आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। वहीं सीआईओ टीम की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार जयपुर में इस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है।